नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज सबसे पहले हम बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग को डिकोड करेंगे। आज बिहार में 64.5% वोटिंग हुई है, जो बिहार के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग है। आज हम आपको बताएंगे कि ज्यादा वोटिंग का मतलब क्या है। क्या इसका मतलब सत्ता परिवर्तन है या फिर जंगल राज के लौटने का डर है। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटिंग बढ़ने का एक कारण SIR भी हो सकता है, क्योंकि इस बार जो वोटर लिस्ट बनी, जो नई वोटर लिस्ट बनी, उसमें वही नाम बचे थे जो वास्तव में सक्रिय और असली वोटर हैं। इसके बाद आपको राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों के फैक्ट चेक का पार्ट 2 दिखाएंगे, भाग 2 दिखाएंगे। राहुल गांधी ने ब्राजील की जिस मॉडल की फोटो कल दिखाई थी, आज हम आपको उस मॉडल का बयान सुनवाएंगे। वो मॉडल भारत में अचानक अपनी तस्वीर वायरल होने से बहुत हैरान है और अब उसने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट भी प्राइवेट कर दिया है। आज उन महिला वोटर्स ने भी अपने बयान दिए हैं जिनके ID कार्ड्स पर राहुल गांधी ने ब्राजील की इस मॉडल की तस्वीर होने का दावा किया था। और आखिर में आपको प्रधानमंत्री मोदी के घर पर लेकर चलेंगे, जहां उन्होंने वर्ल्ड कप जीतकर आई भारतीय महिला क्रिकेट टीम को खाने पर बुलाया था। इस दौरान स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ क्या चटपटी बातें हुई, आज हम आपको दिखाएंगे भी और सुनवाएंगे भी। लेकिन सबसे पहले आज बिहार की खबर आपको बताते हैं। बिहार में आज पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें बिहार की जनता ने वोटिंग का एक नया इतिहास बना दिया है, नया रिकॉर्ड बना दिया है। और आज की वोटिंग में 64.46% से ज्यादा वोटिंग हुई है। आप समझ लीजिए लगभग 64.5% वोटिंग हुई है और ये एक नया रिकॉर्ड है। ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तक अंतिम आंकड़े नहीं आए हैं और ये आंकड़ा अभी मेरे हिसाब से अभी और ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये 64.5% भी रहता है तो भी ये बिहार के आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग है। और अभी तो ये सिर्फ पहले चरण का वोट परसेंटेज है। बिहार में आज तक कभी भी किसी भी विधानसभा चुनाव में इतनी ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है। इससे पहले वर्ष 2000 में पहली बार 62% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। उस समय NDA गठबंधन को 122 और RJD गठबंधन को 127 सीटें मिली थी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने सरकार बनाई, लेकिन वो बहुमत साबित नहीं कर पाए और सिर्फ 7 दिन में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और फिर RJD की सत्ता में वापसी हुई थी और राबड़ी देवी तब दोबारा मुख्यमंत्री बनी थी। वर्ष 2000 का मुकाबला कांटे का था और उसके बाद NDA मजबूत होने लगा। लेकिन खास बात यह है कि पहले चरण में आज महिला वोटरों की संख्या बहुत बढ़ी है। तो आज जो बम्पर वोटिंग हुई है उसके क्या मायने हैं, ये आप सब जानना चाहते होंगे। इसलिए आज हम बिहार में हुई इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसका किसे फायदा होने वाला है और किसे इसका नुकसान होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि जब ज्यादा वोटिंग होती है, इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डालने के लिए गए हैं। और जब लोग बड़ी संख्या में वोट डालने जाते हैं तो उनका एक मकसद होता है, वो किसी मकसद के साथ इतनी बड़ी संख्या में वोट डालते हैं। यह मकसद क्या हो सकता है? क्या ये वोटिंग बदलाव के लिए हुई है? क्या लोग इसलिए घरों से बाहर निकले बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए कि इस बार उन्हें बदलाव चाहिए, वो नीतीश कुमार से थक चुके हैं? क्या इसलिए, यानी क्या ये वोटिंग परिवर्तन के लिए हुई है? और या फिर लोगों ने इस डर से रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है कि कहीं लालू यादव का जंगल राज वापस ना आ जाए? यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। पहले चरण में ऐतिहासिक वोटिंग के बाद NDA और महागठबंधन दोनों ही ये कह रहे हैं कि इस वोटिंग का, जो इतनी जबरदस्त वोटिंग हुई है, यह असल में हमारे लिए हुई है, इसका फायदा हमें होगा। जो हम लोगों को हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे उम्मीदवार के द्वारा जो के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है, 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास NDA जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा।
और आज के चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी चुनाव हार रहे हैं। आप देखिएगा, इस बार भी जिस तरह 2010 के चुनाव में लालू जी के परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आया था, इस बार भी लालू जी के पूरे परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आएगा। सम्राट चौधरी आज जो भी नाटक कर रहे हैं करने दीजिए। 14 तारीख को अगर आप खुद आकर कहेंगे कि हाँ वो मायूस है, लिख कर ले लीजिए। जो सम्राट चौधरी ने कहा वो उनसे पूछिए। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पहले चरण का मतदान और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, हम लोगों की अपनी सीटें, गठबंधन की तमाम सीटें, इसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है और रत्ती भर इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और मैं इसलिए कतई नहीं बोल रहा कि मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूं। 14 तारीख परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में अब एनडीए की मजबूत सरकार इस बार बनने जा रही है। हम लोग लगभग पिछले 20 दिनों से प्रचार कर रहे हैं और अब जब हम लोग सेकेंड फेज के प्रचार में हम लोग उतर गए हैं और आज जिस तरीके से मतदान पहले चरण का संपन्न हुआ, ऐसे में ये विश्वास हम लोग का और ज्यादा बढ़ गया है कि इस बार एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो इस समय आपके लिए बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग के मुताबिक जो अभी तक आज के दिन का मतदान रहा है वो है 64.66%, 64.66% ये मतदान अभी तक का रहा है, जो अभी बिहार के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पहली बार बिहार में 100% मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की गई, यानी यहां से आप लाइव तस्वीरें देख सकते थे। 6 देश, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, बेल्जियम और कोलंबिया के 16 प्रतिनिधियों ने पहली बार इस मतदान की प्रक्रिया को देखा है, यानी वो एक प्रकार से ऑब्जर्वर्स के तौर पर वहां पर थे। उन्होंने इस पोलिंग को देखा है और उनका यह कहना है, जैसा कि इसमें लिखा है, ये सबसे वन ऑफ द वेल ऑर्गेनाइज्ड, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट एंड पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस है अभी तक का। वो इस चुनाव को बहुत सफल मान रहे हैं। लेकिन इस बार के मतदान की सबसे बड़ी बात यह है कि यहां रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। यह एक बड़ी बात है और मैं इस समय आपको चुनाव आयोग की जो प्रेस रिलीज आई है अब से थोड़ी देर पहले, वो आपको मैं दिखा रहा हूं, जिसमें आप देख पाएंगे कि ऐतिहासिक 64.66% वोटर टर्नआउट ये बता रही है। 64.5% वोटिंग लगभग हुई है और अभी ये आंकड़ा और ऊपर जाएगा। अब देखिए, 1951 में जब पहली बार चुनाव हुआ था बिहार में, 1951 से लेकर अब तक केवल 3 बार ही ऐसा हुआ है जब बिहार में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2005 से लगातार वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है और आज तो पहले चरण के मतदान में ही 64.5% वोटिंग हुई है। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अक्टूबर 2005 से नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं और एनडीए की सरकार वहां पर है। लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आप ये देखते जाइए कि जब नीतीश कुमार वहां पर मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर आप देखते जाइए कि कैसे वोटिंग परसेंट बढ़ता जा रहा है। 2010 में 52.73%, 2015 में फिर 56.91%, 2020 में 57.29% और अब इस बार 64.5% वोटिंग आज हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर लिखा है और उन्होंने कहा है कि पहले चरण की वोटिंग में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है और दूसरे चरण में भी हर तरफ एनडीए की लहर ही नजर आ रही है। यह प्रधानमंत्री मोदी का सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि दूसरे चरण में भी हर तरफ एनडीए की लहर नजर आ रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया है और इससे क्या संकेत मिलता है, तो पहले इसको हम डिकोड करते हैं। पहला,
क्या महिलाओं को इस बात का डर है कि बिहार में फिर से लालू यादव का जंगल राज आ सकता है? इसलिए आरजेडी की जीत को रोकने के लिए महिलाएं अपने घरों से निकली हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा वोटिंग की है। पिछले 15 वर्षों से बिहार में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग की है। 2010 के विधानसभा चुनाव में 54.49% महिलाओं ने और 51.12% पुरुषों ने वोट किया था। 2015 के चुनाव में 60.48% महिलाओं ने वोट किया और पुरुषों ने उसके मुकाबले बहुत कम 53.32% वोट किया। यानी महिलाओं की जो वोटिंग परसेंटेज है वो पुरुषों से ज्यादा रही है बिहार में। और 2020 के चुनाव में 59.69% महिलाओं ने वोट किया था और 54.45% पुरुषों ने तब वोट किया था। यानी पिछले 3 चुनावों को अगर आप देख लें तो औसतन 58.22% महिलाओं ने और 52.96% पुरुषों ने वोट किया है। और ऐसा लगता है कि पिछले 20 वर्षों में एनडीए सरकार ने महिलाओं के लिए जो काम किए हैं उसका फायदा कहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए हो सकता है कि महिलाओं ने इस बार बाहर निकलकर जमकर वोटिंग की है। तो जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो ये है कि जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है तब से महिलाओं की जो भागीदारी है वोटिंग में वो लगातार बढ़ रही है। तब से महिलाएं पहले के मुकाबले ज्यादा वोट कर रही हैं और पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोट कर रही हैं। महिलाओं को अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमारे घरों में, परिवारों में महिला कानून व्यवस्था से बहुत प्रभावित होती है। उन्हें कानून व्यवस्था सही चाहिए। दूसरा, सामाजिक तौर पर महिलाओं को अपना सशक्तिकरण चाहिए जो कि एनडीए की योजनाओं में उन्हें मिल रहा है। तीसरा, महिलाएं आर्थिक रूप से भी मजबूत होना चाहती हैं, ये भी एनडीए के शासन में हुआ है। और एक और बात जिसे हम शायद अभी सोच नहीं रहे हैं वो है शराबबंदी। बिहार की महिलाएं शुरुआत से ये चाहती थीं कि बिहार में शराबबंदी हो जाए, बिहार में शराब नहीं खुलनी चाहिए। और वो ये भी जानती हैं कि अगर सरकार बदल गई, कोई दूसरी सरकार आ गई तो सबसे पहले बिहार में शराब को खोल सकती है। और ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि महिलाएं, आप जानते हैं, घरों में जब शराब का प्रचलन बढ़ता है तो हमारे देश के घरों में क्या हालत होती है यह हमारे देश की महिलाएं अच्छी तरह से जानती हैं, बिहार की महिलाएं भी ठीक से जानती हैं। इसलिए महिलाएं कम से कम जंगल राज की वापसी नहीं चाहेंगी, ऐसा लगता है। आज की वोटिंग से एक और बड़ा संकेत मिलता है। बिहार में एसआईआर होने के बाद पहली बार ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, यानी वोटर लिस्ट को दोबारा से रिवाइज किया गया है। इससे पहले वर्ष 2005 में, यानी 20 साल पहले बिहार में वोटर लिस्ट को रिवाइज किया गया था। यानी वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जब हुआ है उसके बाद ये पहला चुनाव है। और चुनाव आयोग के मुताबिक वोटिंग बढ़ने का एक कारण एसआईआर भी है, क्योंकि इस बार जो नई वोटर लिस्ट बनी है उसमें वही नाम बचे थे जो वास्तव में सक्रिय और असली वोटर हैं। तो यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अब बड़ी बात यह है कि ये जो आज बड़ी संख्या में लोग निकले हैं, ये दोनों ही जो पक्ष हैं वो अपनी अपनी बात करेंगे। अगर तेजस्वी यादव की आप बात करें तो वो ये कहेंगे कि जो मैंने हर परिवार में एक सरकारी नौकरी का वादा किया है, जो मैंने महिलाओं को पैसा देने का वादा किया है, ये महिलाएं असल में उस वजह से ज्यादा निकल रही हैं वोट डालने के लिए, उसकी वजह से ज्यादा वोटिंग हुई है, क्योंकि बिहार के लोगों को नौकरी चाहिए और वो भी हर घर में एक सरकारी नौकरी चाहिए। अब दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दूसरे चरण में भी हर तरफ एनडीए की ही लहर है। जबकि राहुल गांधी ने आज कहा कि बिहार की जनता वोट चोरी करने वालों को रोकने का काम करेगी। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालू यादव ने कभी सत्ता के लिए सांप्रदायिक ताकतों के साथ समझौता नहीं किया, इसलिए बिहार की जनता उनके साथ जाएगी। आज आप इन सब के बयान सुनिए। जंगल राज वाले खुद को आपका माई बाप कहते थे, अपने आप को शहंशाह मानते थे। ये तो मोदी है, मेरा माई बाप आप जनता जनार्दन है, आप ही मेरे मालिक है, आप ही मेरा रिमोट कंट्रोल है।
कुछ दिनों पहले मैंने कांग्रेस और आरजेडी में जो झगड़े हो रहे हैं ना, एक दूसरे की टांग खींचने का जो काम चल रहा है, उसकी पोल खोल दी थी। ये पोल खुलने के बाद कांग्रेस आरजेडी के बीच झगड़ा और भी बढ़ गया है। अभी तो ये शुरुआत है, चुनाव परिणाम आने दीजिए। ये कांग्रेस आरजेडी के लोग एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं, एक दूसरे के। कल दिल्ली में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हरियाणा की वोट चोरी के बारे में। उसमें सबूत देकर हमने दिखाया कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन, इन सब ने मिलकर हिंदुस्तान के संविधान पर आक्रमण किया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ दिखाया कि हरियाणा का चुनाव वोट चोरी करके जीता गया। बीजेपी चुनाव हार रही थी, चोरी करके बीजेपी ने चुनाव जीता है। और हमने ऐसा सबूत दिया कि उसका कोई जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है, कोई जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे पा रहा है। आप लोगों के ऐसे एकमात्र नेता हैं लालू जी, जो आज तक भाजपा के सामने नहीं झुके हैं, अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था लालू जी ने, वो याद रखना। कोई ना कोई पार्टी कभी ना कभी भाजपा से हाथ मिलाया, लेकिन लालू जी ने आज तक अपने विचार से समझौता नहीं किया। चाहे केस मुकदमा कुछ भी झेलना पड़े, कोई कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन लालू जी हमेशा आगे आगे रहे। पूरे देश के लोग जो है, लालू जी जब पाकिस्तान गए तब लोगों ने उनको, मुशर्रफ ने कहा था कि लालू जी पाकिस्तान से भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। तो हम लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि हम सब लोग एकजुट रहें और अपने संविधान की रक्षा करें, भाईचारा की रक्षा करें। आज हम आपके लिए बिहार की विरासत की कहानी को भी एक बार फिर से रिवाइंड करना चाहते हैं। देखिए, बिहार की जो भूमि है वो ज्ञान की भूमि है, शिक्षा की भूमि है, शासन की भूमि है, क्रांति की भूमि है, आंदोलन और परिवर्तन की भूमि है। बिहार का जो इतिहास है वो शानदार रहा है। इसके बावजूद बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत में सभी राज्यों के मुकाबले सबसे कम है। तो बिहार पिछड़ कैसे गया? लेकिन उससे पहले 6 पॉइंट्स में आपको बिहार का स्वर्णिम इतिहास बताते हैं, जिसे आज शायद लोग भूल चुके हैं। लेकिन आप भी देखिए कि बिहार एक जमाने में कितना खुशहाल और कितना समृद्ध था। पहला, बिहार ज्ञान का केंद्र था। बिहार भगवान बुद्ध की भूमि है। आज से करीब 2500 वर्ष पहले बिहार के बोध गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और बोध गया पूरी दुनिया के लिए ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र बन गया। महात्मा बुद्ध का यही ज्ञान चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देशों में पहुंचा। बुद्ध के ज्ञान से दुनिया के कई देशों की संस्कृति और सोच बदल गई, लेकिन बिहार पीछे रह गया। बिहार की भूमि से ही बुद्ध ने पूरी दुनिया को सत्य, शांति और अहिंसा का संदेश दिया। लेकिन उस समय महात्मा बुद्ध ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि बिहार को हिंसा का एक लंबा दौर इसके बाद देखना पड़ेगा और बिहार हिंसा के लिए बदनाम हो जाएगा। दूसरा, बिहार शिक्षा का केंद्र था। बिहार के नालंदा में आज से करीब 1600 वर्ष पहले नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जिसमें 10,000 से ज्यादा छात्र और करीब 2000 शिक्षक थे। वहां पढ़ने के लिए दुनिया भर से छात्र आते थे।
लगभग 1200 वर्ष पहले बिहार में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो नालंदा के बाद शिक्षा का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र था। जरा इतिहास देखिए बिहार का। शिक्षा की भूमि है, ज्ञान की भूमि है। तीसरा, बिहार शासन प्रणाली का भी केंद्र था। आज का पटना, जो पहले पाटलिपुत्र कहलाता था, यहीं पर लगभग 2300 वर्ष पहले दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी थी। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने यहीं से पूरे भारत को एकजुट किया था और उस समय पाटलिपुत्र को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक केंद्र माना जाता था। आज पूरी दुनिया लोकतंत्र पर गर्व करती है और आज से करीब 2600 वर्ष पहले बिहार के वैशाली में दुनिया के पहले गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। आज भले ही बिहार की राजनीति में परिवारवाद हावी है, लेकिन उस समय वैशाली में राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, बल्कि इसका फैसला चुनाव से हुआ करता था। चौथा, बिहार क्रांति का भी केंद्र रहा है। बिहार में देश की आजादी के समय और आजादी के बाद कई क्रांति और आंदोलन हुए हैं। वर्ष 1917 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बिहार के चंपारण से ही अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। इसीलिए चंपारण का नाम आपने सुना होगा। महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल पर किसानों को अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना सिखाया था और यहीं से भारत में गांधी युग की शुरुआत हुई। बिहार में आजादी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हुई और आजादी के बाद सत्ता को परिवर्तन करने के लिए भी आंदोलन हुआ। पांचवां, बिहार आंदोलन का केंद्र रहा है। क्रांति तो मैंने आपको बताया, आजादी के लिए क्रांति की, लेकिन आजादी जब मिल गई और आजादी के बाद जब ठीक से काम नहीं हो रहा था केंद्र में, तो उसके खिलाफ भी आंदोलन हुआ। वर्ष 1974 में जयप्रकाश नारायण ने बिहार से संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत करके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनौती दी थी, उनकी कुर्सी को हिला दिया था, जिसे आप जेपी आंदोलन के नाम से जानते हैं। भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ यह आंदोलन पटना से शुरू होकर पूरे देश में फैल गया था और बिहार में हर युग में बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। इसलिए छठा पॉइंट मेरा यह है कि बिहार परिवर्तन का भी हमेशा से केंद्र रहा है। मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद बिहार में छात्र आंदोलन हुए और बिहार के लोगों ने सत्ता में परिवर्तन किया, शासन की व्यवस्था में परिवर्तन किया और पहली बार गरीबों, दलितों और पिछड़ों को सत्ता में भागीदारी मिली। ये परिवर्तन भी बिहार से शुरू हुआ और लालू यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार जैसे नेताओं का उदय भी यही बिहार से हुआ था, जब परिवर्तन का ये दौर चल रहा था। आज मेरा सवाल यह है कि जब बिहार का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, बिहार की जो भूमि है, अगर आप उसे देखेंगे तो वो भूमि ज्ञान की, शिक्षा की, शासन की, क्रांति की, आंदोलन की और परिवर्तन की भूमि रही है। ऐसे में बिहार पीछे कैसे छूट गया? आज भी ये बात समझ में नहीं आती कि बिहार पिछड़ा हुआ राज्य कैसे बना और बिहार में प्रति व्यक्ति आय आज भी भारत में सबसे कम कैसे रह गई, जबकि बिहार का इतिहास जो मैंने आपको बताया, कितना स्वर्णिम इतिहास बिहार का रहा है। जाहिर है आज़ादी के बाद कुछ ना कुछ बिहार में गड़बड़ हुई है। बिहार के लोगों का दोष नहीं है। बिहार में जिन लोगों ने शासन चलाया, बिहार में जो लोग सरकारों में रहे हैं, ये गलती उनकी है और आज बिहार के लोगों को एक बार और मौका मिला है उन गलतियों को ठीक करने का और पूरे देश को इस बात का इंतजार रहेगा कि बिहार के लोगों ने इस बार क्या फैसला लिया है। बिहार चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी लगातार वोट चोरी को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन उनके दावों पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। किसी ने कहा है कि भ्रम तब तक सच्चाई लगता है जब तक कोई उसे चुनौती देने की हिम्मत ना करे। इसलिए आज इस कथन के साथ मैं इस विश्लेषण की शुरुआत करना चाहता हूं। भ्रम तब तक सच्चाई लगता है जब तक कोई उसे चुनौती देने की हिम्मत ना करे और आज इस भ्रम को चुनौती देने की हिम्मत हम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कल एक शानदार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए देश को एक कहानी सुनाई थी। उस कहानी में भ्रम था, लेकिन उस समय यह सच लग रहा था। लेकिन कल हमने उस भ्रम को चुनौती दी थी और आज उसी चुनौती का
भाग 2 हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज ब्राजील की एक महिला मॉडल की तस्वीर पूरे भारत में ट्रेंड कर रही है। यह तस्वीर अब तक आपने भी देख ली होगी और यह मॉडल भी हैरान है कि आखिर वो भारत में इतना ट्रेंड क्यों कर रही हैं। उनकी तस्वीर भारत में इतनी वायरल कैसे हो गई? क्योंकि राहुल गांधी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रेजेंटेशन में ब्राजील की इस मॉडल की तस्वीर दिखाई थी और दावा किया था कि 22 वोटर आईडी कार्ड्स पर इस एक मॉडल की तस्वीर लगी हुई है अलग अलग नामों से। आज ब्राजील की इस मॉडल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उसकी तस्वीर दिखाई है और भारत के मीडिया में पिछले 24 घंटे से ब्राजील की इस मॉडल की लगातार चर्चा हो रही है। इस मॉडल की तस्वीर हर अखबार में छपी है, हर न्यूज चैनल पर इसकी तस्वीर है, हर हेडलाइन में इसकी तस्वीर है और ब्राजील की इस मॉडल का नाम है लैरिसा नेरी। और लैरिसा नेरी भी अपनी इस नई लोकप्रियता को देखकर हैरान रह गई और उन्होंने खुद इस पूरे विवाद पर एक वीडियो बनाया है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। आज हम आपको उनका ये वीडियो दिखाते हैं। Fofoca, eu ri demais. Não, vou contar fofoca. Gente, estão usando uma foto minha, antiga. A foto é velha, tá? Ó, tava novinha na foto, devia ter uns 20 anos, 18 anos. Estão usando a foto minha pra fazer, eu não sei se é uma eleição, alguma coisa de que tem que votar. E na Índia, estão me colocando como indiana pra dar golpe nos outros, gente. Olha que loucura. Que doideira é essa? Que mundo nós estamos vivendo? Aí um repórter me chamou, querendo saber sobre esse trem, ligou lá no salão, no meu emprego, querendo conversar comigo pra entrevista. Aí eu não respondi, falei pra Tatá não passar meu número e tal. Aí o cara achou meu Instagram, me chamou no Instagram. Agora uma outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto, uma amiga minha de outra cidade, me manda uma foto. Vou colocar aqui pra vocês, aqui embaixo pra vocês verem. Aqui. Vocês não vão acreditar. Ô, gente. तो ब्राजील की ये मॉडल हैरान है। वो ये कह रही है कि भारत में कोई विवाद हुआ है, भारत में ये क्या पागलपन चल रहा है, भारत में अचानक से मेरी तस्वीर इस्तेमाल हो रही है और लोग कह रहे हैं कि कुछ विवाद हुआ है और मुझे नहीं पता कि वहाँ चुनाव चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है और मेरी तस्वीर को लेकर भारत में ये कैसा पागलपन है, वो ये बता रही है। उसके बाद वो ये कहती हैं कि भारत से लगातार रिपोर्टर्स और पत्रकार मुझे फ़ोन कर रहे हैं। मैं जिस जगह पर काम करती हूँ, जिस सैलून में मैं काम करती हूँ, वहाँ फ़ोन आ रहे हैं और भारत के मीडिया के लोग कह रहे हैं कि मैं उन्हें इंटरव्यू दूँ। मुझे इस मामले में नहीं पढ़ना है और मैंने किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। और इस विवाद के बाद ब्राज़ील की इस मॉडल ने अपना इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसे प्राइवेट कर दिया है, यानी उसे लॉक कर दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में रिपोर्टर्स उसे फ़ोन कर रहे हैं, मीडिया के लोग लगातार फ़ोन कर रहे हैं, लगातार उसे मैसेज कर रहे हैं और इस समय भारत में हर अखबार, हर मीडिया हाउस और हर न्यूज़ चैनल इस महिला का इंटरव्यू करना चाहता है। ये महिला परेशान हो चुकी है, ये महिला हंस रही है, हैरान है और कह रही है कि पता नहीं भारत में इस समय क्या चल रहा है मेरी तस्वीर को लेकर। और मेरी ये पुरानी कोई तस्वीर है, जब मैं जवान दिखा करती थी, ये भी लिख रही हैं, और जब मेरी उम्र 18 से 20 वर्ष के आसपास रही होगी तब की ये तस्वीर है। अब तो मैं काम करती हूँ कहीं पर और वो अपने इस नई लोकप्रियता से बड़ी हैरान है। राहुल गांधी ने दावा किया था कि हरियाणा की राय विधानसभा में 10 बूथों पर 22 ऐसे फर्जी आई कार्ड्स हैं जिन पर ब्राजील की इस मॉडल की तस्वीर है और तस्वीर के साथ नाम सबके अलग अलग हैं। इन 22 वोटर आईडी कार्ड्स पर किसी का नाम सरस्वती लिखा है, किसी का नाम गीता लिखा है, तो कोई सीमा बनकर वोट डाल रही है। अब राहुल गांधी के इस आरोप का हम आपके लिए एक फैक्ट चेक करते हैं। राहुल गांधी के इस 22 वोटर आईडी कार्ड की लिस्ट में पूनम नाम की भी एक महिला है और पूनम के पति का नाम है सोनू। राहुल गांधी ने कल इनका भी जिक्र किया था, ये देखिए पूनम, और कहा था कि तस्वीर है ब्राजील के मॉडल की, लेकिन यहां पर पूनम के नाम से ये वोटर आईडी कार्ड बना है जिसमें इस तस्वीर को लगाया गया है। उन्होंने पूनम का जो वोटर आईडी कार्ड दिखाया था उस पर इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर भी था, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। मेरे लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप यहां देख सकते हैं।
लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि पूनम के पास उसका खुद का वोटर आईडी कार्ड मौजूद है, जिस पर उसकी अपनी ही तस्वीर लगी हुई है और उस पर भी EPIC नंबर वही था जो राहुल गांधी ने दिखाया था। इन 22 मतदाताओं में से एक मुनेश नाम की भी एक महिला है और मुनेश ने भी कहा है कि उनके पास जो वोटर आईडी कार्ड है उस पर भी उनकी अपनी असली तस्वीर लगी हुई है और उस पर भी ब्राजील के मॉडल की तस्वीर नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि इन दोनों के वोटर आईडी कार्ड पर ब्राजील के मॉडल की तस्वीर है। लेकिन पूनम और मुनेश दोनों ने अपने अपने वोटर आईडी कार्ड दिखाए हैं और कहा है कि देखिए हमारे वोटर आईडी कार्ड पर हमारी खुद की तस्वीर है। इससे दो बातें साफ होती हैं। पहला, राहुल गांधी ने जो वोटर लिस्ट दिखाई वो या तो अपडेटेड वोटर लिस्ट नहीं थी या राहुल गांधी की टीम ने इन 22 लोगों से मिलकर उनके वोटर आईडी कार्ड को ठीक से वेरीफाई नहीं किया, यानी राहुल गांधी ने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया, या फिर उनकी जो टीम है वो कच्चा होमवर्क करके आई और उन्होंने आधी अधूरी जानकारी राहुल गांधी को फीड कर दी और राहुल गांधी अति उत्साह में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठे। दूसरा, बूथ लेवल ऑफिसर ने शायद लापरवाही बरती हो और उसने मतदाता का नाम, उसके पति या पिता का नाम और बाकी जानकारी तो सही लिखी, लेकिन फोटो को अपडेट नहीं किया। आज जो SIR हो रहा है वो इन्हीं गलतियों को ठीक करने के लिए तो किया जा रहा है। तो आज हम ये बात मानकर चलते हैं कि हो सकता है किसी से ये त्रुटि हो गई हो सकता है कि किसी शरारती तत्व ने बाद में फॉर्म 8 भर के इन आईडी कार्ड्स पर तस्वीर बदल दी हो और ये सब काम हो चुका हो, लेकिन इन्हीं सारी त्रुटियों के लिए तो ये SIR चल रहा है। अब राहुल गांधी के दूसरे आरोप का फैक्ट चेक करते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि हरियाणा में होडल शहर में मकान नंबर 265 पर 501 वोटर रजिस्टर्ड हैं। एक मकान पर 501 वोटर हैं। राहुल गांधी के मुताबिक एक ही घर में 501 लोग कैसे रह सकते हैं? कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार होडल में एक बहुत बड़ा प्लॉट है जहां पर कई घर बने हुए हैं जिनमें कई परिवार रहते हैं और सबका मकान नंबर एक ही है, वो है 265। इन लोगों ने अपने वोटर आईडी कार्ड का एड्रेस अपडेट नहीं करवाया और वही पुराना नंबर, हाउस नंबर 265 अभी तक चल रहा है। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि वो वोट देते हैं और सबके अलग अलग वोटर आईडी कार्ड हैं, लेकिन सबका पता एक ही है, वो है मकान नंबर 265। और ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन है ये भारत के अलग अलग मीडिया, अलग अलग रिपोर्टर्स ने जाकर की है। अखबारों के लोग जांच करने के लिए पहुंच गए, न्यूज़ चैनल्स के लोग जांच करने के लिए पहुंच गए और धीरे धीरे कुछ ही घंटों के बाद राहुल गांधी ने जो थ्योरी दी थी उसमें लूप होल्स निकलने लगे। अब राहुल गांधी के तीसरे आरोप का फैक्ट चेक करते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि हरियाणा के ही गुदराना गांव में मकान नंबर 150 में 66 वोटर आईडी कार्ड्स बने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स जो अलग अलग आई उसके बाद जब जिन्होंने जांच की उनमें पता चला कि इस एड्रेस पर जिन लोगों का वोटर आईडी कार्ड बना है वो एक ही परिवार के हैं। जैसे जैसे परिवार बढ़ता चला गया सभी लोग आसपास के इलाकों में शिफ्ट हो गए, लेकिन उन्होंने कभी अपने वोटर आईडी कार्ड पर अपना पता नहीं बदलवाया। इस समय इस परिवार की 4 पीढ़ियां यहीं पर रह रही हैं और उनका दावा है कि उनके परिवार में 100 से ज्यादा वोटर्स हैं जो एक ही पते का इस्तेमाल करते हैं, जिनका परमानेंट जो पता है वो एक ही है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 8 ऐसी सीटों का जिक्र किया था जहां कांग्रेस बीजेपी से बहुत कम वोटों के अंतर से हार गई थी। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने उन सीटों का जिक्र नहीं किया जहां वो बहुत कम वोटों के अंतर से बीजेपी जहां से चुनाव जीती थी। 8 सीटों में से कांग्रेस सबसे कम अंतर से उचाना कला सीट हारी थी, जहां हार का अंतर सिर्फ 32 वोट का था, जबकि सबसे ज्यादा अंतर राई विधानसभा सीट पर था और इस सीट पर हार जीत का अंतर था 4673 वोट। अब एक और दिलचस्प आंकड़ा देखिए, हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 7 सीटें बेहद कम वोटों के अंतर से जीती हैं। अब आपको हरियाणा विधानसभा के 2 अलग अलग नतीजे दिखाते हैं। पहले वो सीट जिन्हें राहुल गांधी ने दिखाया जिनमें बहुत कम वोटों के अंतर से कांग्रेस पार्टी हार गई थी, तो जहां वो कम अंतर से हारे हैं
वहां तो वो कहते हैं कि यहां धांधली हुई है वरना हम जीत जाते। दूसरी अब वो सीटें देखिए जैसे पंचकुला, थानेसर और फतेहाबाद, जहां कांग्रेस पार्टी बेहद कम वोटों के अंतर से जीत गई और बीजेपी हार गई। लोहारू सीट पर कांग्रेस केवल 792 वोटों के अंतर से चुनाव जीती थी। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि अगर कांग्रेस कम वोटों के अंतर से चुनाव हार रही है तो कम वोटों के अंतर से ही चुनाव जीत भी रही है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, जब कांग्रेस किसी राज्य में चुनाव जीतती है तो वो वोट चोरी का आरोप नहीं लगाती, लेकिन जब हार जाती है तो वोट चोरी की कहानी दुनिया के सामने बताई जाती है। अब राहुल गांधी के बयानों में एक विरोधाभास को देखिए। कैसे राहुल गांधी अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति करते हैं और बयान देते हैं, उसका एक उदाहरण देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले, आप याद कीजिए लोकसभा का चुनाव 2024 का, लोकसभा के चुनाव से पहले जिन एग्जिट पोल्स पर राहुल गांधी को भरोसा नहीं था, उन्हीं एग्जिट पोल्स का सहारा लेकर राहुल गांधी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हरियाणा में सारे एग्जिट पोल्स कांग्रेस पार्टी को जीतता हुआ दिखा रहे थे। एग्जिट पोल तो कह रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, फिर कांग्रेस हार कैसे गई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो इन्हीं एग्जिट पोल्स को गालियां दे रहे थे और कह रहे थे कि तो पूरा मोदी मीडिया है और सारे एग्जिट पोल्स गलत हैं। तो कैसे लोकसभा चुनाव से पहले कहते हैं कि ये पूरा मीडिया बेकार है और एग्जिट पोल्स भी बेकार हैं, ये सब गलत दिखाते हैं, लेकिन हरियाणा के चुनाव के से पहले जो एग्जिट पोल्स हो रहे थे, जिनमें उन्हें जीतता हुआ दिखाया जा रहा था, उन पर उन्हें तुरंत भरोसा हो गया। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। हरियाणा पे हमारा फोकस, हमने फोकस किया क्योंकि एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। ये देखिए 5 एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है, ओपिनियन पोल से एक्यूरेट एग्जिट पोल होता है। ओपिनियन पोल्स भी कह रहे थे कांग्रेस स्वीप करेगी, एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे, हमारा डेटा कह रहा था, हमारी पार्टी कह रही थी, बीजेपी के लोग भी हमें बता रहे थे कि देखिए आप इस बार हरियाणा में सरकार बना रहे हो। तो देखिए कितनी मनोरंजक बात है, आपको भी बड़ा मजा आ रहा होगा, मनोरंजन आपको मिल रहा होगा इस खबर में। जब लोकसभा चुनाव से पहले सारे एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि एनडीए वापस लौट रही है, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार दोबारा से वापस बन रही है, कांग्रेस चुनाव हार रही है, तब वो कहते थे कि ये सारा मोदी मीडिया है, ये सारे एग्जिट पोल गलत हैं, सब बिके हुए हैं, सब खरीदे गए एग्जिट पोल हैं। और जब हरियाणा से ठीक पहले यही एग्जिट पोल, यही मीडिया, यही न्यूज चैनल, यही अखबार ये कह रहे थे कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस जीत सकती है, तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए एग्जिट पोल ज्यादातर सही होते हैं। तो बड़ी बात यह है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हारी क्यों? क्या वोट चोरी की वजह से हारी या फिर कोई और कारण था? दरअसल हरियाणा में कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव वोट चोरी से नहीं बल्कि गलत रणनीति की वजह से हारी, अपने संगठन की कमजोरी की वजह से हारी और कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी थी उसकी वजह से हारी। चुनाव हारने के बाद हरियाणा में कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने, कई बड़े बड़े नेताओं ने अलग अलग मीडिया को इंटरव्यू दिए और उन सब में उन्होंने यही कहा कि पार्टी की हार की सबसे बड़ी वजह आपसी लड़ाई थी या फिर गलत रणनीति थी। ये इंटरव्यू आपको अलग अलग जगह अगर आप खोजेंगे तो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। मैंने खुद इन इंटरव्यूज़ को देखा है। वो इंटरव्यूज़ में आज आपको यहाँ दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट का एक मसला उसमें हो जाता है, लेकिन मैंने हरियाणा के कांग्रेस के बहुत सारे उम्मीदवारों के और नेताओं के ऐसे इंटरव्यूज़ देखे हैं जो अपनी हार के बाद कांग्रेस की गलत रणनीति को और पार्टी के अंदर जो आपसी मतभेद हैं, कमजोर संगठन है, उसको दोषी ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसलिए हारे हैं। उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि वोट चोरी हो रही थी इसलिए हम हार गए। असल में राहुल गांधी ने ये जो कहानी पकड़ी है, जिस पर वो बार बार कुछ दिनों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जब से वो आए हैं राजनीति में, तब से कांग्रेस पार्टी लगातार हार रही है।
विधानसभा चुनाव हार रही है, लोकसभा के चुनाव हार रही है, और उन्हें ये बात बहुत चुभती होगी कि लोग उन्हें एक फ्लॉप नेता कहने लगे हैं। लोगों को ये लगने लगा है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी को कोई चुनाव नहीं जिता सकते। यहाँ तक कि उनकी अपनी पार्टी के लोगों को भी ये लगने लगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कोई कमी है, राहुल गांधी के अंदर ही कोई कमी है, वो गलत मुद्दों को पकड़ रहे हैं। और शायद इसीलिए राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हारी नहीं है, कांग्रेस पार्टी जीती है और ये वोट चोरी हुई है, इसकी वजह से हम हार गए, वरना हम जीत रहे थे। अगर सही वोट पड़ते तो लोकसभा भी हम जीतते और विधानसभा भी हम जीतते। राहुल गांधी शायद आज देश को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चोरी ना हुई होती तो आज वो देश के प्रधानमंत्री होते। अब आपको इस थ्योरी पर यकीन है तो आप कर लीजिए, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि ये थ्योरी मनोरंजक ज़रूर है, एंटरटेनिंग ज़रूर है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको इसमें योग्यता नज़र नहीं आएगी, मेरिट नज़र नहीं आएगी, और आप भी ये बात देख पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी मेहनत में चूक रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता मेहनत नहीं कर रहे हैं। सारी तमाम विचारधारा की चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और सिर्फ परिश्रम और मेहनत पर देखिए। बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो गृह मंत्री हों, उनके बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, उनके मुख्यमंत्री हों, आप देखिए कि चुनाव में कितना जोर लगाते हैं, कितनी दिन रात मेहनत करते हैं। एक भी नेता आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो छुट्टियों पर कहीं चला जाए। और दूसरी तरफ कांग्रेस को आप देखिए, क्या आपको उतनी ही मेहनत नज़र आती है? क्या आपको उतना ही डेडिकेशन, उतना ही पैशन नज़र आता है कांग्रेस पार्टी में और राहुल गांधी में? उसी से आपको अपना जवाब मिल जाएगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के घर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड कप जीतकर वापस आने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को अपने घर 5 नवंबर को खाने पर बुलाया और महिला क्रिकेट टीम की 16 खिलाड़ी और उनके सपोर्ट स्टाफ के साथ उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान शानदार खाना उन्हें खिलाया, स्वादिष्ट खाना हुआ और बहुत ही मसालेदार बातें भी हुई, चटपटी बातें हुई, कई सवाल जवाब हुए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सभी खिलाड़ियों से उनके अनुभव और चुनौतियों के बारे में सवाल पूछे और देश के लोगों को प्रेरित करने के लिए इन खिलाड़ियों को एक महत्वपूर्ण काम भी सौंपा। एक एक करके आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने इन महिला वर्ल्ड चैंपियन से क्या बात की। जब हम 2017 में आपको मिले थे उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे। इस बार जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए। आप ये टैटू लगा रहे घूमते रहते हैं, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? तो मुझे लगता है कि वो कितना ही है उससे मैं बाहर आ जाती हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रख, ये था कि अब ये मेरे पास है, ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में है। आपका एक कैची तो सब ज्यादा फेमस हो गया है। पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था। आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण? सर बस मैं मन में बोल रही थी आजा कैच, आजा मेरे पास, आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई थी, आगे याद हुए मेरे। मेरे को मेरी मम्मी की मैसेज देनी थी आपको। मेरे को लगा नहीं आपसे बात हो गई, पर उन्होंने बोला कि आप उनके हीरो हो। अभी तक 4-5 बार उनका कॉल आ गया कि आप मेरे हीरो से कब मिल रही है, मेरे हीरो से कब मिल रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि आप खेल के मैदान में सफलता प्राप्त की होगी, अब आगे देश आपसे क्या अपेक्षा करता होगा, क्या कर सकते हैं आप लोग? हम जब वर्ल्ड कप्स के लिए जाते हैं तो हमेशा फर्स्ट थिंग हम लोग यही बोलते हैं कि जो ये इम्पैक्ट, अगर हम आज वर्ल्ड कप जीतेंगे, जो इम्पैक्ट ये विमेन स्पोर्ट में लाएगा, नॉट ओनली फॉर क्रिकेट बट जो विमेन स्पोर्ट में लाएगा, वो बहुत मैसिव होगा और वो एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेगा इंडिया में। तो आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी, नॉट ओनली विमेंस क्रिकेट बट विमेन स्पोर्ट्स को रिवॉल्यूशनाइज कर सकते हैं हम इंडिया में, और आई थिंक ये टीम के पास वो कैपेसिटी है। एक मुझे लगता है कि आप लोग बहुत मोटिवेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ सफलता का ये बहुत बड़ा आपके पास ताकत आपके हाथ में है। जैसे एक छोटा काम, आप अपने घर जाएंगे तो नेचुरल एक
वहाँ का ये यूफोरिया होगा, उमंग होगा, सब होगा। लेकिन कुछ दिन के बाद अपनी स्कूल में जाए, जिस स्कूल में से आप पढ़ के निकले, और एक दिन बस स्कूल में बिताए, बस बच्चों से बातें करें। वो आपको ढेर सारे सवाल पूछेंगे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और आप जो भी सहज लगे उनसे बातें करिए। मैं समझता हूँ कि वो स्कूल भी आपको याद रखेगा और वो बच्चे जीवन भर आपको याद रखेंगे। जहां आप पढ़े वही स्कूल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो फिर आप एक 3 स्कूल सिलेक्ट कीजिए। साल में जब भी मौका मिलेगा 1 डे 1 स्कूल, 3 स्कूल करें एक साल में। आप देखिए वो आपको भी एक प्रकार से मोटिवेट करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने हाथों से इन महिला खिलाड़ियों को और उनके कोचेस को लड्डू खिलाए। आप जानते हैं हमारे देश में जब किसी खुशी की जीत मनाई जाती है तो उसमें लड्डू खिलाए जाते हैं, मिठाई खिलाई जाती है, और ये मुलाकात प्रधानमंत्री के घर पर हो रही थी। वहाँ इन सभी खिलाड़ियों का मनपसंद खाना तैयार करवाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी को सब पता था कि किस खिलाड़ी को खाने में कौन सी डिश पसंद है, और उन सब के हिसाब से अलग अलग चीजें बनवाई गई थी ताकि उन्हें अपना मनपसंद खाना, अपने मनपसंद डिशेस मिल सके। अभी तो ये रोकेंगे नहीं खाने में, पहली बार खा रहे हैं। आपके लिए वेल आई है और दीप्ति के लिए तो ये पनीर है ना, भिंडी के साथ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी कहने को तो एक नेता हैं, एक पॉलिटिशियन हैं, चुनाव लड़ते हैं, दिन भर राजनीति की बातें भी करते हैं, लेकिन आपने कभी उनके इस शख्सियत का एक दूसरा पहलू नोट किया है? वो हमेशा नेता की तरह नहीं सोचते, वो एक आम इंसान की तरह भी दिखते हैं, और ये उनका जो पहलू है ये उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। आज अगर आप इन तस्वीरों में देखें तो उन्होंने कैसे एक पर्सनल टच दिया इन सारे खिलाड़ियों के साथ अपनी मीटिंग में, आप देख पाएंगे। और जिस प्रकार से जब आप अपने घर के किसी बड़े के पास जाते हैं, घर के बड़े के साथ कुछ समय बिताते हैं, और आपके घर के जो बड़े हैं वो किस प्यार से आपको खाना खिलाते हैं, किस दुलार से आपका स्वागत करते हैं, वही आपको इन तस्वीरों में दिखाई देगा। महिला वर्ल्ड कप के दौरान हमारी टीम के खिलाड़ी प्रतिका रावल को चोट लग गई थी और वो अपनी चोट की वजह से व्हील चेयर पर है, और वो व्हील चेयर पर होने की वजह से उठकर खाना नहीं ले सकती थी, और तभी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उन्हें उनके पास जाकर उनका खाना दिया। मैं वर्तमान में जीता हूं। आपको कोई कुछ दे नहीं रहा सर, बैठे। क्या पसंद है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं देना हूँ, पसंद है कि नहीं? इस दौरान हमारी वर्ल्ड चैंपियन टीम ने प्रधानमंत्री मोदी को एक स्पेशल जर्सी गिफ्ट की जिस पर सभी खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ थे, और इस जर्सी पर नमो 1 लिखा हुआ है। तो आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी को एक खास जर्सी गिफ्ट की गई है जिसमें उनका नाम लिखा है नमो, और जर्सी का नंबर है 1। अक्सर 1 नंबर जो है वो कप्तान का नंबर होता है, और आप कह सकते हैं कि इस टीम के भी असल में असली कप्तान, देश के कप्तान तो वो हैं ही, लेकिन इस टीम के भी वो कप्तान हैं, इसीलिए उन्हें 1 नंबर की जो जर्सी है वो इस टीम ने भेंट स्वरूप दी है, जिस पर उनका नाम भी लिखा है। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से एक बड़ा दिलचस्प सवाल भी पूछा गया जो आप सबके दिमाग में भी कभी कभी आता होगा। हरलीन देओल ने प्रधानमंत्री मोदी से हिम्मत करके ये पूछ ही लिया कि वो
अपनी स्किन केयर के लिए क्या करते हैं, उनके चेहरे पर ये जो इतना ग्लो आता है, उनका चेहरा चमकता रहता है, उनकी त्वचा जो चमकती है, इसके पीछे क्या राज है। और उसके बाद देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या जवाब दिया। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना है। आप बहुत ग्लो करते हो सर। मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। सर ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है आपका। ये तो है ही है जी, ये बहुत बहुत बड़ी ताकत होती है समाज से इतना, क्योंकि अब मेरा सरकार में भी 25 साल हो गए हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये लंबा समय होता है। उसके बाद भी इतने जब आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका एक तो प्रभाव रहता है। सर आपने देखा सवाल कैसे आते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। 2 साल हो गए इनका हेड कोच बनाऊं, बाल सफेद हो गए मेरे। और प्रधानमंत्री मोदी ने दीप्ति शर्मा से उनके हाथ पर बने हनुमान जी वाले टैटू और इंस्टाग्राम पर जय श्री राम लिखने के बारे में भी पूछा। इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री मोदी किस कदर इन खिलाड़ियों को फॉलो करते हैं। ये सब कुछ कितना पर्सनलाइज था। वो इनसे लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि आपने वो कैच लिया तो कैसे लिया, उस दिन मैंने आपके बारे में ये ट्वीट किया था, उस दिन आपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट किया था। सारी बातें उन्हें, हर एक खिलाड़ी का, यहाँ तक कि नाम उन तो याद था ही, किस खिलाड़ी को क्या खाना पसंद है ये वो जानते थे, कौन खिलाड़ी सोशल मीडिया पर क्या लिख रहा है ये भी वो जानते थे। तो डीएसपी आज आप लोगों ने क्या किया, आपको सबको सूचना देती रही होगी, हाँ कंट्रोल करती है सबको। नहीं सर, मतलब वेट था आपसे मिलने का और बस एंजॉय करा और इस चीज़ का वेट था कि आपसे मिलेंगे। बट मेरे को याद है आपने 2017 में मेरे को बोला था कि वही एक प्लेयर है जो उठ के चलना सीखे, उठ के अपने फेलियर से बाहर निकले, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करना मत छोड़ो। तो आपका वो एक वर्ड मुझे मतलब हमेशा मोटिवेट करता है और मैं आपकी स्पीच सुनती रहती हूँ। मतलब जब भी ऐसे टाइम मिलता है तो आप बहुत कूल एंड काम रहते हैं अपने उसमें, जो क्योंकि काफ़ी लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन उसमें भी आप इतना कामली चीज़ें हैंडल करते हैं, तो वो मुझे पर्सनली अपने गेम में हेल्प करता है। आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? सर वो भी मतलब उन पे ज़्यादा, अपने से खुद से ज़्यादा उन पे बिलीफ रहता है मुझे कि जब भी ऐसा मोड़ आता है कि कठिनाइयाँ आती हैं तो मतलब उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इतना बिलीफ है उनके ऊपर। और आप तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी जी। श्रद्धा जीवन में बहुत काम करती है जी। उससे एक फायदा होता है कि भाई हम किसी को सुपुर्द कर दिया, सो जाओ, वो करेगा। स्वादिष्ट खाना और चटपटी बातें, प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग ही रूप आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आप देखिए प्रधानमंत्री का ये जो दूसरा रूप है ये जारी रहेगा। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, राह हो प्रवाह हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel Store today. बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो, गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने
इस दौरान ये बताया कि वर्ष 2017 में भी वर्ल्ड कप के बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी। हालांकि तब भारतीय टीम फाइनल में हार गई थी और इस बार वो ट्रॉफी लेकर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आई हैं। इसलिए आज की ये जो मीटिंग है ये बहुत ही स्पेशल है। मुझे अभी भी याद है कि जब हम 2017 में आपको मिले थे उस टाइम हम ट्रॉफ़ी के साथ नहीं आए थे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इस बार हम आपको जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफ़ी यहाँ पे लेकर आ पाए और आपने आज हमारी खुशी वो 2 गुना और ज़्यादा बढ़ा दी है और हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है। और अभी हमारा यही एम है कि हम फ्यूचर में आपको बार बार मिले और बार बार आपके साथ टीम के साथ फ़ोटोज़ खिंचाते रहे। नहीं, सचमुच में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक प्रकार से भारत के लोगों की जिंदगी बन गया है। ये जो तस्वीरें हमने आपको आज दिखाई ये कल की तस्वीरें हैं और आज हमारी वर्ल्ड चैंपियन टीम ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की है। वो तस्वीरें भी आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाप का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और सोशल मीडिया ने हमें आईना नहीं बल्कि फिल्टर दिए हैं। अब हर चेहरा सुंदर है और हर झूठ चमकदार लगता है। नमस्कार।